XRP और SEC केस कहां जा रहा है और इसका पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना आपके लिए इंतहाई अहम है। मैं आपको आज अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के केस की तफसीलात बताऊंगा और इस पर मेरी राय भी शामिल है, ताकि आप SRP के हवाले से अपना बेहतर फैसला कर सकें। एक अच्छी सरमायाकारी की तरफ जाना हमारा बुनियादी हक है और इसमें लोगों की मदद करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी बातें किसी भी तौर पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। सो लेट्स डाइव इन। पहले यहां पर थोड़ा सा मुश्किल हिस्सा बताता चलूं कि मामला है क्या। वैसे हमारी बिटकॉइन के हलाल और हराम होने पर वीडियो मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं ताकि मजीद तफसील जान सके। तो मुश्किल मामले पर गौर करते हैं। सिक्योरिटी, कमोडिटी, बॉन्ड्स, गारंटी या स्टॉक, इस पर दुनिया भर में कानून साजी मौजूद है। ये बहस तलब बात नहीं है। किसी की मर्जी से कोई चीज सिक्योरिटी या कमोडिटी नहीं हो सकती। ये लिखे कानून में मौजूद है। इस मेयार पर ही किसी चीज को सिक्योरिटी या कमोडिटी करार दिया जा सकता है। अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का सरबराह गैरी गैंसलर है, जो बिटकॉइन को कमोडिटी मानता है और तेल, सोने, गंदम जैसी अशिया की तरह इसकी ट्रेडिंग को कमोडिटी कमीशन के सुपुर्द करने के हक में है। लेकिन इस आड़ में बाकी क्रिप्टो को इजाजत नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके ख्याल में ये सिक्योरिटी है। यही वो तनाज़े है जिसकी वजह से सबसे पहले XRP पर केस हुआ, क्योंकि उनके मुताबिक ये एक सिक्योरिटी है। लेकिन इनमें फर्क क्या है, पहले ये जान लें। कमोडिटी या शय किसी ऐसी प्राइमरी प्रोडक्ट को कहते हैं जिसकी खरीदो फरोख्त की जा सके और इसकी अपनी एक आज़ादाना हैसियत हो। और सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जिसको बतौर गारंटी कहीं रखवाया जा सके, जो मुस्तकबिल में किसी वादे को वफा करने की यकीन दहानी कराए। अब क्या कमोडिटी या सिक्योरिटी की वैल्यू मौजूद है? इसका फैसला हावी टेस्ट की बुनियाद पर होता है, जो 1933 का एक मारूफ केस है, जिसके तहत ट्रांजैक्शन का आलमी कानून बना और इसको हावी टेस्ट कहा जाता है। इन कवानीन की बुनियाद पर ही हम इसकी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जानते हैं। इसके मुताबिक एक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कहता है कि जब किसी चीज में मुनाफा की गर्ज से सरमायाकारी की जाए, यानी प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि दूसरे लोग काम करें और इसे कमाकर मुनाफा दे सकें, तो वो सिक्योरिटी होगा। ये वो बुनियादी कवानीन है जिसकी बुनियाद पर ही इस केस का फैसला होना है। अब केस का दूसरा हिस्सा यह है कि XRP है क्या। XRP जब लॉन्च हुआ तो इसका नाम रिपल कॉइन था, फिर बाद में XRP बना। यह बुनियादी तौर पर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को सस्ता बनाने के लिए बना था, यानी सरहद पार जो अदायगियां हों वो सस्ती हों, ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से में कंपनियां बगैर डॉलर के पेमेंट कर सकें और उन्हें बैंकों के अखराजात भी ना उठाने पड़े। यूं ये सस्ता तरीका हो, इस वजह से इसे बैंकर्स कॉइन भी कहा जाता है। जब ये लॉन्च हुआ तो 100 बिलियन की सप्लाई का 99% हिस्सा रिपल कंपनी के पास था। इसमें से 20% कंपनी के को फाउंडर क्रिस लार्सन और CEO ब्रैड गार्लनहाउस को मिला। दिसंबर 2020 में SEC ने XRP के क्रिस लार्सन और ब्रैड के खिलाफ केस दायर किया, क्योंकि उनके ख्याल था कि ये एक सिक्योरिटी है और इसको नाजायज तौर पर बेचा गया है। उन्होंने लोगों में यह तासुर पैदा किया कि इसको खरीदने वाले मुस्तकबिल में मुनाफा कमाएंगे, हालांकि बेचते वक्त इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं था। इस वजह से ये एक सिक्योरिटी है। केस में इब्तदाई तौर पर ब्रैड और क्रिस ने जवाब दिया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इस वजह से मजीद लोग भी ये तासुर कायम करते हैं, जिसकी वजह से केस को खत्म किया जाए। लेकिन केस के दौरान उन्होंने एक नई तौजीह पेश की, जो ज्यादा मुस्तहकम और काबिल कबूल थी, जिससे केस उनके हक में होता हुआ नजर आया। उन्होंने तौजीह ये दी कि मान लेते हैं कि XRP ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड नहीं थी, लेकिन सिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट वक्त के साथ फलते फूलते हैं और अब ये एक ज्यादा डिसेंट्रलाइज है, जबकि इसका हकीकी दुनिया में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो लॉन्च के वक्त को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि केस 2020 में दायर किया गया है, जबकि रिपल सालों से इस कॉइन का इस्तेमाल कर रही है और SEC ने कभी भी रिपल को काम करने से नहीं रोका। और अब जब ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है तो ये केस नहीं बनता। इस दलील ने केस को एक नया रुख दे दिया और रिपल ने इब्तदाई तौर पर गलत होना भी कबूल कर लिया और केस पर फर्क भी नहीं पड़ा।
अब इतनी बैक डेट्स में केस को ले जाना SEC के लिए मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि रिपल का कॉइन पूरी दुनिया में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस केस में अहम तरीन मौका रिपल की 2019 तक की ईमेल्स का रिकॉर्ड था, जिसमें क्रिस और ब्रैड सरमायाकारों को समझाते रहे कि वो बड़े बड़े इदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि XRP का यूज केस बढ़ाया जा सके। वो किसी भी तौर पर अपने XRP को मार्केट में नहीं बेचेंगे ताकि प्राइस ना गिरे। ये तमाम ईमेल साबित करती हैं कि XRP डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है और मुसलसल सरमायाकारों का बरहूने मिन्नत था, यानी SEC इस मामले में ठीक था। इसी वजह से रिपल ने नई दलील ली और केस को एक नया रुख दिया, जिसका जिक्र हम ऊपर पहले कर चुके हैं। यहाँ रिपल ने SEC से इथेरियम पर इनकी राय का रिकॉर्ड तलब किया, जिसको SEC किसी हद तक डिसेंट्रलाइज करार दे चुकी है। यहाँ पर SEC फंस गया क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं देना चाहता था। उनका कहना था कि इथेरियम पर गुफ्तगू एक ओहदेदार की निजी राय थी, जाती राय थी, लेकिन SEC इसके अलावा ऑल कॉइन्स पर भी कोई गुफ्तगू मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से इसकी कानूनी हैसियत थी और इस पर SEC फंस गया। टेक्निकल एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू, कानूनी माहिरीन की राय, इन्वेस्टर्स के बयानात, लाखों डॉक्यूमेंट तैयार हुए। ये सब कुछ इतना तवील है कि मैं ये कबूल करूंगा कि मैं भी ये सब कुछ नहीं पढ़ सका, लेकिन क्योंकि मुझे डिसेंट्रलाइजेशन का कीड़ा है तो मैंने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय को देखा, जिन्होंने नाकामोटो कंसेंसस को बुनियाद बनाकर XRP को सेंट्रलाइज करार दिया है। खैर, अब केस में दोनों पार्टियों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को मुहैया भी कर दिए हैं, जिसके बाद फाइट क्लब शुरू हो गया है, यानी दोनों पार्टियां एक दूसरे के मौकफ की धज्जियां उड़ा रही हैं। ये एक इंतहाई कानूनी बहस है और मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि मैं एक माहिर कानून हूं, तो बहुत कुछ मेरी भी समझ से बाहर है, लेकिन बहरहाल मेरी राय इस पर मौजूद है जो मैं आगे चलकर दूंगा। तो फिर दोबारा से केस की तरफ चलते हैं। बिलाखिर SEC ने इथेरियम से मुतल्लक ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स फराहम कर दिए, जिसके बाद रिपल ने समरी ट्रायल की बजाय ऐलान जंग करते हुए ज्यूरी ट्रायल की दरख्वास्त कर दी, ताकि पब्लिक फोरम के ऊपर SEC के तमाम ओहदेदारों को कटहरे में लाया जा सके और उनसे सवाल किया जा सके कि इथेरियम के ऊपर इनके बयानात से मार्केट में कंफ्यूजन फैली और उन्हीं लोगों की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन का रुख किया गया और कॉइन बनाए गए। अब मैं यहाँ पर अपनी राय दूं तो ऐलान जंग हमेशा मुस्तहकम जगह से होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होल्ड से। पिछले 2 साल से ब्रैड और क्रिस SEC के निशाने पर थे। उन्होंने मुतअद्दिद बार कोशिश की कि कोई सेटलमेंट हो जाए, लेकिन उस वक्त SEC नहीं माना। अब उनको पहली बार ये मौका मिला है कि वो केस जीत सकते हैं, क्योंकि SEC मार्केट में कंफ्यूजन फैलाने में मुलव्वस है। इस मौके पर सबसे अहम एक मामला सेटलमेंट है। अगर रिपल इन तमाम मामलात के सामने आने के बाद ये वाजे कर चुका है कि अगर SEC ये वाजे तौर पर कह दे कि आइंदा रिपल पर सिक्योरिटी होने का इल्जाम नहीं लगाया जाएगा, तो वो सेटलमेंट के लिए तैयार है। लेकिन SEC ने अभी तक ऐसा कोई इरादा जाहिर नहीं किया। अगर ऐसे में जज XRP को सिक्योरिटी करार देकर ज्यूरी ट्रायल का हुक्म भी दे देता है, तो ये फैसला ज्यूरी पहले दिन ही मुअत्तल कर देगी। तो माजी करीब में XRP को सिक्योरिटी करार देना फिलहाल इंतहाई मुश्किल है। हाँ, इस बात का ज्यादा इम्कान है कि अगले साल की पहली तिमाही में इन दोनों के दरमियान कोई सेटलमेंट हो जाएगी, क्योंकि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री इस वक्त रिपल की हिमायत कर रही है और दुनिया के बेहतरीन लॉयर्स को लाकर रिपल की मुआवनत कर रहे हैं। हत्ता कि रिपल को केस चलाने के लिए माली मुआवनत भी की जा रही है, क्योंकि ये एक कंपनी की हार नहीं होगी, बाकी तमाम आल्ट कॉइन्स इसमें मारे जाएंगे। तो इस कहानी को समझाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दूसरों को भी चैनल रिकमेंड करें ताकि मुझे यूट्यूब पर कामयाबी मिल सके, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।